बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मसल्स। ये लफ्ज़ ड्राइव किया गया है माउस से। जिस तरह माउस चूहा दरमियान से मोटा और थिक होता है और किनारों से पतला और टेपर्ड होता है, बिल्कुल इसी तरह मसल सेल भी दरमियान से मोटा और किनारों से पतला होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मसल सेल। ना सिर्फ मूवमेंट बल्कि पोस्चरल पोजीशन, इंटरनल फ्लूइड मूवमेंट और हीट प्रोडक्शन के अंदर भी मसल इन्वॉल्व होते हैं। मसल टिश्यू बहुत सारे फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होता है। फिलामेंट कहते हैं धागा नुमा स्ट्रक्चर, और ये फिलामेंट प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। तो मसल को डिफाइन हम इस तरह से करेंगे, दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन्वॉल्व इन द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी पार्ट और होल बॉडी। तो इसी तरह आगे मसल की स्टडी को हम कहते हैं मियोलॉजी। अब हम मसल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो मसल तीन, वैसे अगर हम इकसाम की बात करें तो तीन इकसाम के मसल हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले इनकी लोकेशन जहन में अच्छी तरह रखिएगा। लोकेशन को रख के जहन में फिर हम इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखें, जो स्मूथ मसल्स हैं ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, मसलन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं उनके अंदर ये स्मूथ मसल्स होते हैं। और कार्डिक मसल हमारा हार्ट यानी दिल कार्डिक मसल पर मुश्तमिल होता है। और ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये हमारी हड्डियों की मूवमेंट के अंदर यानी हमारे स्केलेटन की मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। ये मैंने 13 पॉइंट्स लिखे हैं इनके। मसल अपीयरेंस की बात करें तो स्मूथ मसल्स अनस्ट्रिप्ड होते हैं, कार्डिक इरेगुलर स्ट्रिप्स और स्केलेटन में रेगुलर स्ट्रिप्स। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम इधर आ जाते हैं, इसको गौर से सुनिएगा। स्केलेटल मसल और कार्डिक, सिर्फ स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल के अंदर जो स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल के अंदर जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है वो इस तरह से अरेंज है कि वो स्ट्रिप्स बनाती है। स्ट्रिप कहते हैं पट्टियों को और धारियों को। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये स्केलेटल मसल बनाया है और इसकी ये जो धारियां, ये 3 धारियां मैंने बड़ी करके दिखाई हैं। तो इसमें दो किस्म की स्ट्रिप्स होती हैं। एक स्ट्रिप ये आपको जो नजर आ रही है इसे हम कहते हैं डार्क बैंड, ये मायोसिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। और इसको हम कहते हैं लाइट बैंड जो कि एक्टिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। तो स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल में इस तरह से ये स्ट्रिप्स नजर आती हैं और इसी वजह से हम, और जबकि स्मूथ मसल स्मूथ होता है इसके अंदर कोई स्ट्रिप्स नहीं होती। याद रहे, ये जो स्ट्रिप है इसे हम कहते हैं लाइट बैंड। ये भी लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। इसी तरह स्ट्रिप्स होती हैं पूरे मसल के अंदर। ये जो लाइट बैंड है इसके दरमियान में एक लाइन होती है, इस लाइन को हम कहते हैं जेड लाइन। ये फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, यहां पे भी ये लाइन है जिसे हम कहते हैं जेड लाइन। दो जेड लाइन के दरमियान में जितना मसल का हिस्सा है उसे हम कहते हैं सार्कोमियर। तो ये जो मसल, ये सार्कोमियर मसल का यूनिट है। तो मसल इसी तरह रिपीटेड यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। अब देखें, ये जो स्मूथ में तो स्ट्रिप है ही नहीं, कार्डिक में इरेगुलर स्ट्रिप्स हैं। यहाँ पे देखें मैंने बनाई हुई है, ये स्ट्रिप्स इरेगुलर हैं, बाकायदा वक्फों के बाद नहीं है। ये पर्पल कलर से मैंने स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं। जबकि स्केलेटल मसल में रेगुलर स्ट्रिप्स हैं। देखें, ये रेगुलर स्ट्रिप्स है, रेगुलर लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड मौजूद होते हैं। फिर सेल शेप की बात करें तो स्मूथ मसल स्पिंडल शेप है। स्पिंडल कहते हैं ऐसी शक्ल जो दरमियान से थिक मोटी और साइडों से पतली हो। यहां पे देखिए स्मूथ मसल स्पिंडल शेप है, दरमियान से मोटा है। कार्डिक मसल ब्रांच्ड एंड इंटरकनेक्टेड, ये ब्रांच्ड होते हैं। देखें, ये मैंने ये कार्डिक मसल बनाए हुए हैं और ये ब्रांच है, इनमें देखें आपस में ब्रांचिंग है और ये इंटरकनेक्ट, ब्रांचेस के जरिए आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और फिर स्केलेटल मसल स्पिंडल और सिलेंड्रिकल, स्पिंडल शेप यानी स्केलेटल मसल स्पिंडल शेप भी हो सकता है। और सिलेंडर ऐसी शक्ल को कहते हैं जो जिसकी लंबाई ज्यादा और मोटाई कम हो और वो गोल शक्ल हो और दोनों तरफ से उसकी मोटाई जो सी है मोटाई बराबर हो, इधर से भी मोटाई इतनी और इधर से भी इतनी, इस शक्ल को स्पिंडल शेप कहते हैं। तो स्केलेटल मसल या तो स्पिंडल शेप होगा या इस तरह का होगा जिसे हम कहते हैं, सॉरी, ये जो सी है ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये स्पिंडल नहीं सिलेंड्रिकल।
तो स्केलेटल मसल या सिलेंड्रिकल शेप होगा या स्पिंडल शेप होगा। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस। स्मूथ मसल 1 न्यूक्लियस पर सेल, कार्डिक में मैनी न्यूक्लियस पर सेल और स्केलेटल में मैनी न्यूक्लियस। देखें यहाँ पे 1 न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक से ज्यादा, यहाँ पे भी एक से ज्यादा। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, स्मूथ मसल की स्पीड कंट्रैक्शन की स्लो है, जबकि कार्डिक मसल की इंटरमीडिएट है, दरमियानी, ये दिल के मसल है। स्मूथ मसल ये जो इंटरनल ये हमारी कंट्रोल में नहीं होते, स्लो स्पीड है। कार्डिक की इंटरमीडिएट दरमियान, जबकि स्केलेटल की स्लो टू रैपिड, यानी ये स्लो भी है और रैपिड, क्यों? हमारे कंट्रोल के अंदर है, हमारी मर्जी इसको स्लो मूव करें या रैपिडली मूव भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कंट्रैक्शन काज्ड बाय। स्मूथ मसल में जो कंट्रैक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब वैसे तो लफ्ज़ उर्दू में मतलब है अचानक, लेकिन ये स्मूथ मसल्स के अंदर रिपीटेडली इंपल्स आ रही होती हैं बगैर किसी, विदाउट, यानी दीज, ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट काज बाय द इंपल्स कमिंग विदाउट एनी प्रोग्राम, वो इंपल्स आती रहती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और फिर ये स्ट्रेच मूवमेंट भी होती है, यानी ये स्ट्रेच कहते हैं खिंचाव की मूवमेंट, और ये नर्वस सिस्टम भी इसको कंट्रोल करता है, हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं। कार्डिक मसल्स की मूवमेंट स्पॉन्टेनियस होती है, जबकि स्केलेटल मसल की मूवमेंट को नर्वस सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है। फंक्शन की बात करें तो स्मूथ मसल कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू होलो ऑर्गन्स। हॉलो ऑर्गन, ये हॉलो ऑर्गन कौन से हैं? हमारा स्टमक हॉलो है, जो अंदर से जिसमें खला होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, खून की नालियां भी अंदर से हॉलो होती हैं। तो इन तमाम के अंदर से जो मूवमेंट है ये हमारे स्टमक के अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? वो किसकी वजह से होती हैं? वो स्मूथ मसल की वजह से होती हैं, स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से। कार्डिक मसल का काम है खून को पंप करना जिस्म की तरफ। स्केलेटल मसल का काम है मूव द स्केलेटन, हमारे ढांचे को मूव करना। वॉलंटरी कंट्रोल, वॉलंटरी कहते हैं अपनी मर्जी, जिसम कहते हैं वॉलंटियरली, अपनी मर्जी से कोई वॉलंटियर का कोई काम करे, तो ये स्मूथ मसल हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है। कार्डिक मसल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्केलेटल मसल हमारी कंट्रोल में होते हैं। फिर बात करते हैं स्ट्राइएशन की। स्ट्राइएशन कहते हैं झरियों को, जिस तरह एक सरफेस है जो स्मूथ है, उसके ऊपर आप झरियां लगा दें, यानी कट्स लगा दें, ऐसे झरी ऐसे झरी ऐसे झरी, तो वो स्मूथ झरी। तो इसी तरह स्ट्राइएशन, इन मसल पे स्ट्राइएशन किस वजह से होती है? इन्हीं लाइट और डार्क बैंड्स की वजह से। अब वो कह रहा है स्मूथ मसल में डू नॉट हैव लाइट एंड डार्क बैंड। स्मूथ मसल में मैंने पहले बताया कोई इस तरह से लाइट और डार्क बैंड नहीं है। कार्डिक मसल में लाइट और डार्क बैंड होते हैं, स्केलेटल मसल में भी लाइट और डार्क बैंड होते हैं। एवोल्यूशनरी अकरेंस की बात करें, स्मूथ मसल इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल, तो इनकी एवोल्यूशन सबसे पहले हुई है, ये अर्लीस्ट फॉर्म है और इसी वजह से ये तमाम एनिमल किंगडम्स के अंदर मौजूद होते हैं। कार्डिक मसल मोस्ट मॉडर्न है, स्केलेटल मसल मॉडर्न कहलाते हैं। अकरेंस की बात करें, ये मौजूद कहाँ पे होते हैं? पहले मैंने बात कर लिया है, स्टमक के अंदर मौजूद हैं, इंटेस्टाइन के अंदर, ब्लड वेजल्स के अंदर, फाउंड इन द मोस्ट एनिमल किंगडम। कार्डिक मसल्स क्या करते हैं? हार्ट, ये हमारी दिल की जो दीवारें हैं वो कार्डिक मसल पर मुश्तमिल है। फाउंड इन वेरी लेस ऑर्गेनिज्म, और हार्ट बहुत कम ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है। स्केलेटल मसल ये बाइसिप और ट्राइसिप की शक्ल में बहुत सारे हमारे अंदर मौजूद हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। फिर बात करते हैं सार्कोमियर। जिस तरह मैंने बताया, दो जेड लाइन के दरमियान जो यूनिट है वो सार्कोमियर कहलाता है। सार्कोमियर स्मूथ मसल के अंदर नहीं होता। ये 3 पॉइंट्स आपस में रिलेट करते हैं, सार्कोमियर वाला पॉइंट, स्ट्राइएशन वाला पॉइंट और मसल अपीयरेंस वाला पॉइंट। तो ये इन्हीं कंट्रैक्टाइल यूनिट्स की वजह से होगा। यहाँ पे सार्कोमियर नहीं है, कार्डिक के अंदर सार्कोमियर प्रेजेंट होता है और स्केलेटल के अंदर भी सार्कोमियर प्रेजेंट होता है। ये सार्कोमियर किस वजह से? क्योंकि देखें ये इन दोनों के अंदर, कार्डिक के अंदर और स्केलेटल के अंदर स्ट्रिप्स होती हैं, दोनों के अंदर स्ट्रिप्स होती हैं और दोनों के अंदर स्ट्राइएशन भी होती हैं लाइट और डार्क बैंड्स की वजह से। फिर ये जो स्मूथ मसल है इसके अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। अब कार्डिक मसल के अंदर होती है इंटरकैलेटेड डिस्क, इसको गौर से समझिएगा। ये जो कार्डिक मसल्स हैं ये ब्रांच की शक्ल में अरेंज होते हैं, यानी सॉरी ब्रांच भी और चेन भी, दो चीजें, चेन एंड ब्रांच। ये कार्डिक मसल है, ये चेन की शक्ल में होगा, एक मसल उसके बाद अगला मसल फिर उसके बाद अगला मसल, ये चेन है और आपस में ये इंटरकनेक्टेड भी है, यानी ये ब्रांच्ड है आपस में, इस तरह से ये इंटरकनेक्टेड भी हैं ये इस तरह से। और दो कार्डिक मसल के दरमियान इस तरह से एक डिस्क होती है जिसे हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया हुआ है, ये दो मसल के दरमियान ये ब्लू कलर की डिस्क है जिसे हम कहते हैं
इंटरकैलेटेड डिस्क। इस डिस्क के दो फंक्शन हैं। एक तो ये दो कार्डिक सेल्स को आपस में जोड़ती है और एक सेल से दूसरे सेल तक नर्व इंपल्स को भी पास करती है, तो इसे हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। फिर स्केलेटल मसल अटैच टू द बोन बाय टेंडन। स्केलेटल मसल हड्डी के साथ टेंडन के जरिए अटैच होते हैं। देखें ये टेंडन है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये टफ कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें ये देखें, याद रखें, जो मसल है, मसल हड्डी के साथ जो अटैच होता है वो डायरेक्ट अटैच नहीं होता, बल्कि मसल अटैच होता है पहले टेंडन के साथ, ये टेंडन है, और टेंडन अटैच होता है हड्डी के साथ, क्योंकि मसल का काम है हड्डी को खींचना। जिस तरह ये ऊपर बाइसेप मसल है, ये हड्डी को खींचता है। अब हड्डी मसल अटैच होता है टेंडन, तो टेंडन में ऐसी खसूसियत, खींचने वाली चीज में ऐसी खसूसियत होनी चाहिए कि वो इलास्टिक ना हो, तो टेंडन इलास्टिक नहीं होता। और ये क्या करता है, इस मसल को, ये रेड कलर में मैंने मसल दिखाया, मसल को हड्डी के साथ जोड़ता है, जबकि एक और टर्म है हड्डी को जो हड्डी के साथ जोड़ता है ना, कनेक्टिव टिश्यू, वो कनेक्टिव टिश्यू जो हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ता है उसे हम कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट इलास्टिक होता है, क्योंकि हड्डियों ने जिस तरह आप देखें मूव करना होता है तो उसको इलास्टिसिटी चाहिए होती है हड्डियों के जॉइंट्स की मूवमेंट के लिए, लेकिन मसल ने क्या करना होता है, खींचना होता है। इसकी वजह से टेंडन में इलास्टिसिटी नहीं मौजूद होती। फिर स्मूथ मसल विजिरल होते हैं, कार्डिक मसल भी विजिरल और स्केलेटल मसल नॉन विजिरल। ये विजिरल लफ्ज विसरा से निकला है। विसरा कहते हैं ऐसे ऑर्गन्स जो इंटरनली मौजूद होते हैं। अब देखें, स्मूथ मसल भी इंटरनली मौजूद है, कार्डिक मसल भी इंटरनली मौजूद है, जबकि स्केलेटल मसल्स हमारी हड्डियों के ऊपर मौजूद होते हैं, बाहर को मौजूद होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल मसल फाइबर। स्केलेटल मसल वो मसल हैं जो हमारे स्केलेटन यानी ढांचे के ऊपर मौजूद होते हैं और ये हमारे स्केलेटन को मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। हर स्केलेटल मसल बहुत सारे स्केलेटल मसल फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है। मसल फाइबर को हम मसल सेल भी कहते हैं। पूरे लेक्चर में मैं जहां पे भी मसल फाइबर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, आप समझ जाएं इसका मतलब है मसल सेल। लेकिन ये जो मसल फाइबर हैं ये स्कैटर्ड फॉर्म में बिखरे हुए मसल के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि मसल के अंदर मसल फाइबर बंडल्स यानी गुच्छे बनाते हैं, जिन्हें हम मसल फाइबर बंडल या मसल बंडल कहते हैं। अब लेट्स सपोज ये एक मसल है, इस मसल का क्रॉस सेक्शन ये मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं। हर मसल मुश्तमिल होता है मसल बंडल्स के ऊपर। ये देखें, ये मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल, ये एक मसल बंडल है जिसके अंदर मसल फाइबर्स हैं, ये मसल बंडल है जिसके अंदर आपको मसल फाइबर्स नजर आ रहे हैं। अब जो मसल है, मसल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर की बनी होती है। उस मेम्ब्रेन को, ये देखें, ये मेम्ब्रेन मैंने बनाई हुई है, ये ब्लू कलर के अंदर आपको मसल के बाहर एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है। इस मेम्ब्रेन का नाम है एपीमीसियम। अब ये मसल पूरे के कितने मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जहां पे मसल एंड हो रहा होता है वहां पे वही मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन, कोलेजन फाइबर की और कनेक्टिव टिश्यू की, वो मेम्ब्रेन एक खास स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं टेंडन। और ये टेंडन क्या करता है, मसल को हड्डी के साथ जोड़ता है। अब ये तो हो गया एक मसल जो कि मसल बंडल्स पर मुश्तमिल है। अब ये मैंने एक मसल बंडल को बड़ा करके देखा, तो हर मसल बंडल किस पर मुश्तमिल है, बहुत से मसल सेल या मसल फाइबर्स पर मुश्तमिल है। ये बहुत से मसल फाइबर्स हैं जो कि ये एक पूरे का पूरा मसल बंडल है जिसके अंदर बहुत से मसल फाइबर्स हैं। हर मसल बंडल बहुत से मसल फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है। और मसल बंडल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है पेरिमीसियम। ये मैंने मेम्ब्रेन पर्पल कलर से ड्रा की हुई है, ये मसल बंडल के ऊपर मौजूद है। और मसल बंडल को हम फेसिकल भी कहते हैं। फेसिकल लफ्ज़ किसी भी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो कि बंडल की शक्ल में, ढेर की शक्ल में, गुच्छे की शक्ल में अरेंज होती है। अब एक मसल बंडल के अंदर क्या है, ये मसल फाइबर है, ये एक मसल फाइबर को बड़ा करके देखा गया। ये पूरे का पूरा एक मसल सेल है या एक मसल फाइबर है। मसल सेल या मसल फाइबर के गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं एंडोमीसियम। लेकिन ये जो मसल सेल है ये मजीद फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बना हुआ है। और इन मसल सेल के फाइबर को, ये देखें, ये तकरीबन बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और ये मैंने साज फाइबर बनाए हुए हैं। ये इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। ये क्या है, मायोफाइब्रिल्स।
और हर मायोफाइब्रिल, ये अगर फर्ज करें एक मायोफाइब्रिल को बड़ा करें तो मायोफाइब्रिल मजीद मुश्तमिल होता है मायोफिलामेंट्स के ऊपर। मायोफिलामेंट्स मजीद दो तरह के होते हैं, थिक मायोफिलामेंट्स और थिन मायोफिलामेंट्स, जो कि आगे हम स्टडी करते हैं। अब इस तरतीब को गौर से सुन लीजिएगा कि मसल, और याद रखें ये जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं, पेरीमीजियम, एंडोमीजियम, ये सारी की सारी कोलेजन फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई हैं। सबसे पहले ये हमारे पास मसल है, जो कि मसल किस पर मुश्तमिल है, मसल बंडल पर। मसल और मसल किस पर मुश्तमिल है, मसल बंडल पर। ये एक मसल बंडल बड़ा किया, और मसल बंडल किस पर मुश्तमिल है, मसल फाइबर्स पर या मसल सेल पर। ये एक मसल सेल है। मसल सेल किस पर मुश्तमिल है, मायोफाइब्रिल्स पर, और ये मायोफाइब्रिल्स हैं। और ये एक मायोफाइब्रिल है, और मायोफाइब्रिल मजीद किस पर मुश्तमिल है, मायोफिलामेंट्स के ऊपर। अब हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं एक मसल सेल को। याद रखें मसल सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो एंडोमीजियम है। अब हमने इस सेल को बड़ा करके देख लिया। अब मसल सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, जिस तरह सेल के बाहर मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को, और एक और बात याद रखिए कि ये जहां पे भी लफ्ज़ मायो आ जाता है ना, मायो लफ्ज़ आप कह लें कि ये रिप्रेजेंट करता है मसल को। जिस तरह मायोफाइब्रिल, ऐसे फाइबर जो मसल के अंदर मौजूद हैं, मायोफिलामेंट मसल के फिलामेंट। इसी तरह ये मसल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलिमा। अब ये सार्कोलिमा ये मसल सेल है। मसल सेल याद रखें एक ह्यूज सेल होता है, बड़ा सेल होता है, और ये सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंडर ऐसे शेप को कहते हैं जो कि लंबाई में ज़्यादा होती है, मोटाई में कम होती है, और वो गोल शेप होती है, और उसकी चौड़ाई मोटाई दोनों तरफ से बराबर होती है। इसे हम सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं। ये मसल सेल एक सिलेंड्रिकल सेल है। इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलिमा। ये जो लफ्ज़ सार्को है ना, ये लफ्ज़ सार्क से निकला है, SARK, और सार्क का मतलब होता है फ्लैश, गोश्त। क्योंकि ये मसल हमारा बाहर वाला जो गोश्त है, ये सारे का सारा क्या है, ये स्केलेटल मसल्स हैं। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड मटेरियल होता है, जिस तरह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। ये देखें, ये अंदर लिक्विड मटेरियल है जो कि मैंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है, इसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। याद रहे इसके सार्कोप्लाज्म और सेल के साइटोप्लाज्म बिल्कुल सेम होता है। फ़र्क ये है कि इस सार्कोप्लाज्म के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन ज़्यादा होता है। इस सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, स्टोर्ड, एक तो सार्कोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोजन ज़्यादा होता है, और दूसरा मायोग्लोबिन होती है। मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। ये ऑक्सीजन को स्टोर करती है। ये रेड पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, और ब्लड का रंग जो सुर्ख होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और हमारे मसल का रंग जो सुर्ख होता है वो मायोग्लोबिन की वजह से होता है। और इस सार्कोप्लाज्म के अंदर मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई होते हैं जस्ट बीनीथ द मेम्ब्रेन। ये सार्कोलिमा के बिल्कुल नीचे मल्टीपल, एक से ज़्यादा ओवल न्यूक्लियस होता है। देखें ये बिल्कुल मेम्ब्रेन के नीचे ये ग्रीन कलर के मैंने न्यूक्लियाई ड्रा किए हुए हैं। तो याद रखें कि किसी भी मसल सेल का जो डायमीटर है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। और अब हम बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स। कोई भी मसल सेल जोन सा है, मसल सेल किस पर मुश्तमिल है, मजीद मायोफाइब्रिल पर। अब ये मायोफाइब्रिल हैं जो कि रेड कलर के मैंने दिखाए हुए हैं। ये पूरे के पूरे मसल सेल के अंदर पैरेलल इंटायरली मौजूद होते हैं, पूरे के पूरे मसल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और मायोफाइब्रिल्स का जो डायमीटर है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। अब अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट को डिस्कस करें, मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा। इस हिस्से से, इतने हिस्से से मैंने क्या किया, इसकी जो मेम्ब्रेन है सार्कोलिमा, उसको उठा दिया, उसको यहाँ से कट कर दिया ताकि हम अंदर मसल के देख सकें क्या है। मसल के अंदर हमने देखा तो ये मायोफाइब्रिल जोन से वो रन कर रहे हैं। फिर हम एक मायोफाइब्रिल को अगर हम उसके अंदर देखें तो मायोफाइब्रिल के अंदर हमें ये नज़र आते हैं मायोफिलामेंट। अब ये दो तरह के मायोफिलामेंट होते हैं, एक होते हैं थिन मायोफिलामेंट और एक होते हैं थिक मायोफिलामेंट। ये जो नज़र आ रहे हैं आपको नीले रंग से, ये ब्लू रंग से, ये है थिन फिलामेंट, इन्हें हम कहते हैं थिन फिलामेंट। और ये जो दरमियान के अंदर रेड कलर से नज़र आ रहे हैं ये है थिक फिलामेंट।
थिन फिलामेंट जोन सा है ये लाइट बैंड है। याद रखें कि मसल जोन सा है ये स्केलेटल मसल को हम स्ट्राइएटेड मसल भी कहते हैं, स्ट्राइएशन कहते हैं धारियां। तो इसमें धारियां किस वजह से होती हैं कि ये जो थिन फिलामेंट है ये लाइट बैंड है, जबकि थिक फिलामेंट क्या है, ये डार्क बैंड है। फिर थिन फिलामेंट क्या है, लाइट बैंड है। तो पूरे मसल के अंदर लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड की वजह से क्या होता है, स्ट्राइएशंस होती हैं। अब ये जो थिन फिलामेंट है जिसको हम लाइट बैंड कहते हैं, इसको आई बैंड भी कहते हैं। थिक फिलामेंट को डार्क बैंड कहते हैं, इसको ए बैंड भी कहते हैं। और आगे फिर क्या आ गया, थिन फिलामेंट। अब ये मैंने थिन फिलामेंट को बड़ा किया, अब बड़ा करके देखें, ये जो ये क्या है, ये थिन फिलामेंट, ये लाइट बैंड के दरमियान में एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं जेड लाइन। ये जेड लाइन, जेड लफ्ज निकला है ज़विशन से। ये लफ्ज किससे निकला है, ज़विशन। ज़विशन का मतलब है बिटवीन। ये थिन फिलामेंट के दरमियान में एक लाइन है। बिल्कुल इसी तरह थिक फिलामेंट के दरमियान में भी एक लाइन होती है, उस लाइन को हम कहते हैं एम लाइन। क्या कहते हैं, एम लाइन। अब याद रखें, गौर से इस चीज को समझिएगा कि ये जो डार्क बैंड है, अंदर वाला डार्क बैंड में कुछ पोर्शन ऐसा होता है जहां पे थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट ओवरलैप किए हुए हैं। यहां पे देखिए ये ओवरलैप किए हुए हैं। जहां से थिन और थिक फिलामेंट ओवरलैप किए होते हैं, डार्क बैंड का वो हिस्सा तो डार्क होता है, लेकिन उसके दरमियान में जहां पे थिक और थिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग नहीं है वो हिस्सा लाइट होता है, और उसको हम कहते हैं एच जोन। एच लफ्ज निकला है हील से, HELE, हील का मतलब है ब्राइटनेस। और ये एक जेड लाइन, यानी एक थिन फिलामेंट की जेड लाइन और दूसरे थिन फिलामेंट की जेड लाइन के दरमियान में मसल का जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं सार्कोमेयर। ये क्या होगा, सार्कोमेयर। एक जेड लाइन और दूसरे जेड लाइन। और ये सार्कोमेयर क्या है, देखें, ये एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन के दरमियान में जो मसल का पोर्शन है ये क्या है, सार्कोमेयर। सार्को से मुराद, सार्को मसल के लिए इस्तेमाल होता है और मेयर हिस्सा। तो ये मसल का कंट्रैक्टाइल यूनिट है। कंट्रैक्टाइल यूनिट से मुराद है ये वो हिस्सा है जो मसल कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, छोटे से छोटा। तो सारे एक सार्कोमेयर, अगला सार्कोमेयर, अगला सार्कोमेयर। अब यहां पे एक बात हमने ये समझनी है कि थिन फिलामेंट को आई बैंड कहते हैं, थिक को ए बैंड कहते हैं। आई बैंड क्यों कहते हैं, थिक को ए बैंड क्यों कहते हैं, अब इधर आ जाते हैं हम। जो थिन फिलामेंट है आई बैंड लफ्ज लिया गया है आइसोट्रोपिक से, और आइसोट्रोपिक ये नॉन पोलराइजिंग भी होता है। इसको आइसो का मतलब होता है सेम। इसको इस तरह से समझें कि फर्ज करें ये एक लाइट का सोर्स है, तो लाइट जब पड़ती है इस तरह से, जो आई बैंड से के ऊपर लाइट पड़ती है ना, तो सारे का सारा आई बैंड सेम लाइट को रिसीव करता है। लाइट इधर से भी गुजर सकती है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। और ये लाइट के कोई पोल नहीं बनते। पोल कहते हैं दो पोर्शन को, जिस तरह ये पेंसिल है, इसका एक ये पोल है, इसका एक ये पोल है। तो यहाँ पे बाकायदा पोलराइजेशन नहीं होती, लाइट का कोई पोल नहीं बनता। तो ये क्या है, एक तो आइसोट्रोपिक है, लाइट सेम रिसीव करती है, और ये नॉन पोलराइजिंग है। ये नॉन पोलराइजिंग को आप इधर से समझेंगे। जबकि दरमियान वाला जो ए बैंड है, ए बैंड क्या है, ये एन आइसोट्रोपिक है और ये पोलराइजिंग है। एन आइसो यानी आइसो का मतलब सेम, एन आइसो का मतलब सेम नहीं। अब ये सारे का सारा जो डार्क बैंड है, जहां से हमने बताया कि थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहे हैं, वो हिस्सा क्या होता है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये डार्क है। ये हिस्सा क्या है, डार्क। ये लाइट को गुजरने नहीं देता। जबकि यहां पे जो लाइट का सोर्स है, ये दरमियान वाला जो हिस्सा है, सिर्फ ये दरमियान वाला हिस्सा ही लाइट को गुजरने देता है। यहां से ही लाइट गुजर सकती है। और यहां पे देखिए लाइट के दो पोल बन गए। ये वाला हिस्से ने तो लाइट को पास होने ही नहीं दिया, तो लाइट का पोल बन गया। एक ये पोल जहां से लाइट आ रही है और ये एक जहां से लाइट गुजर रही है। तो सिर्फ इस वजह से हम कहते हैं ये क्या करता है, लाइट को पोलराइज करता है, उसको सिर्फ एक हिस्से से गुजरने को अलाउ करता है। और ये एन आइसोट्रोपिक इस वजह से है कि इस तमाम पोर्शन इसका लाइट को गुजरने नहीं देता। यहां पे क्या था, आइसो सेम, तमाम पोर्शन लाइट को गुजरने देता था। तो ये फर्क आ जाता है आई बैंड और ए बैंड के अंदर। अब हम बात करते हैं मजीद कि ये जो यार, अब देखें ये जो दरमियान में क्या है, ये थिन फिलामेंट है, जिसको हम लाइट बैंड भी कहते हैं और इसी को आई बैंड कहते हैं। अब हम थिन फिलामेंट की डिटेल देखते हैं। थिन फिलामेंट जो सा है वो 7 से 8 नैनोमीटर इसकी जो थिकनेस है,
और हर थिन फिलामेंट में 3 तरह की प्रोटीन होती हैं। थिन फिलामेंट में कितनी प्रोटीन होती हैं? 3 तरह की। एक प्रोटीन है जी एक्टिन। एक्टिन मॉलिक्यूल चेन की शक्ल में मौजूद होते हैं। ये जो मैंने ग्रीन कलर के दिखाए हुए हैं ये एक्टिन मॉलिक्यूल की चेन है। बिल्कुल जिस तरह आप तस्बीह को पकड़ें और तस्बीह को आपस में इस तरह से ट्विस्ट कर दें, घुमा दें, बिल्कुल उसी तरह एक्टिन के मॉलिक्यूल ट्विस्टेड शक्ल में मौजूद हैं। आप सिर्फ ये ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल देखें और एक्टिन के ऊपर देखें, ये ग्रीन कलर की बाइंडिंग साइट है। ये क्या है? ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है जिसको कवर किया हुआ है एक और प्रोटीन ने। उस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमायोसिन। ये देखें बाइंडिंग साइट के ऊपर मैंने ब्लैक कलर की एक और प्रोटीन है, वो भी बिल्कुल इसी तरह ट्विस्टेड फॉर्म में मौजूद होती है जिस तरह से एक्टिन के मॉलिक्यूल हैं। और उसने क्या किया है? मायोसिन की बाइंडिंग साइट को कवर किया हुआ है। एक तीसरी प्रोटीन होती है थिन फिलामेंट के अंदर जिसका नाम है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन वक्फों से मौजूद होती है, ये बाकायदा मौजूद नहीं होती। ट्रोपोनिन 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स है। एक देखें 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स, यानी 3 मॉलिक्यूल होते हैं। ये आप कह लें कम्प्लेक्स 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स होते हैं। और इनमें से एक पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स क्या करता है? वो बाइंड करता है एक्टिन के साथ, एक बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोमायोसिन के साथ, और तीसरा बाइंड करता है कैल्शियम आयन के साथ, जिसकी डिटेल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब इसके आप नाम याद रख लें कि इन 3 कम्प्लेक्स में से जो एक्टिन के साथ बाइंड करता है उसका नाम है TNL। ये TN ट्रोपोनिन को रिप्रेजेंट करता है। बस इनके नाम याद रखें, ये MCQ वगैरह में आ सकते हैं। और जो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है उसका नाम है TNT, और सॉरी ये L नहीं है, ये I है, TNI। और ये जो तीसरा है वो कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करता है, उसका नाम है TNC। और ये तो हो गया थिन फिलामेंट। फिर बात करते हैं थिक फिलामेंट की। थिक मायोफिलामेंट 16 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। और इसमें भी देखें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और उनकी जो टेल होती है वो टेल इस तरह से, वो भी आपस में ट्विस्टिंग हुई होती है और आखिर में वो इस तरह के 2 हेड्स बनाती है। ये तो मैंने 2 हेड्स बनाए हुए हैं। हर हेड के ऊपर एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट। जिस तरह देखें यहाँ पे ये एक्टिन के ऊपर क्या था? एक्टिन के ऊपर ये वाला ये थी मायोसिन बाइंडिंग साइट, यानी यहाँ पे ये मायोसिन के हेड अटैच होते थे। ये क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट, जिन्होंने इस एक्टिन की यहाँ पे इसके साथ अटैच होना होता है। तो इन हेड्स को बाज़ दफ़ा हम क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिजेस। वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये मायोसिन के हेड एक्टिन की ये बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होते हैं ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। और जहां पे थिक और थिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहे हैं, देखें जहां पे ये ओवरलैप हो रहे हैं वहां पे हर थिक फिलामेंट सराउंड होता है, इसको घेरे में लिया होता है 6 थिन फिलामेंट्स ने। इसको मैं यहां पे दिखा सकता हूं, देखें कि ये एक जो थिक फिलामेंट है इसको सराउंड किया हुआ है 6 थिन फिलामेंट्स ने। इस तरह से देखें 6 थिन फिलामेंट्स को सराउंड किए होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि मसल बंडल पर मुश्तमिल होता है। मसल बंडल मसल फाइबर्स पर मुश्तमिल होते हैं और हर मसल फाइबर यानी मसल सेल के अंदर क्या है? मायोफाइब्रिल्स हैं। मायोफाइब्रिल्स मजीद मायोफिलामेंट्स पर मुश्तमिल हैं जिसमें थिक और थिन फिलामेंट। हर थिन फिलामेंट मुश्तमिल है एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन पर, और हर थिक फिलामेंट मुश्तमिल होता है मायोसिन प्रोटीन के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे स्केलेटल मसल किस तरह से कंट्रैक्ट करके हमारे स्केलेटन को, हमारे ढांचे को हरकत देते हैं, मूव करवाते हैं। अब ये एक मसल है, इस मसल का क्रॉस सेक्शन देखें तो मसल बहुत सारे मसल बंडल्स पर मुश्तमिल है। ये एक मसल बंडल को बड़ा करके देखा तो उसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं। मसल फाइबर को हम मसल सेल भी कहते हैं। अब ये एक मसल फाइबर या मसल सेल है, ये मैंने नीचे मसल सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एक मसल सेल बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स पर मुश्तमिल है। ये देखें, ये बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स हैं जो कि पूरे मसल के अंदर रन कर रहे हैं। अब मायोफाइब्रिल मजीद मायोफिलामेंट्स पर मुश्तमिल है। 2 तरह के मायोफिलामेंट्स होते हैं, एक होते हैं थिन मायोफिलामेंट्स और एक है थिक। ये ब्लू कलर से मैंने थिन मायोफिलामेंट्स बनाए हैं और रेड कलर से थिक मायोफिलामेंट्स। थिन मायोफिलामेंट्स में जो मेन प्रोटीन है वो है एक्टिन प्रोटीन, जबकि थिक मायोफिलामेंट्स में जो मेन प्रोटीन है वो है मायोसिन।
और थिन मायोफिलामेंट्स ये लाइट बैंड होता है, मसल का लाइट हिस्सा होता है और इसको हम आई बैंड भी कहते हैं। जबकि थिक मायोफिलामेंट्स ये डार्क हिस्सा होता है, इसको हम ए बैंड भी कहते हैं। तो ये अब याद रखें, जब भी थिन मायोफिलामेंट्स की बात हो तो जब फर्ज करें एक्टिन का लफ्ज बोला जाए या लाइट बैंड का लफ्ज बोला जाए या आई बैंड का, तो इसका मतलब है थिन मायोफिलामेंट्स। जबकि दूसरी तरफ डार्क बैंड या ए बैंड या मायोसिन, डार्क बैंड, ए बैंड और मायोसिन, इसका मतलब है बात हो रही है थिक मायोफिलामेंट्स की। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, इनके स्ट्रक्चर को हम देखें तो जो थिन मायोफिलामेंट्स हैं इनके दरमियान में एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं जेड लाइन, ये जेड लाइन और ये जेड लाइन। और कुछ हिस्सा होता है, देखें ये जो डार्क बैंड है इसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि जिसमें एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप किए हुए हैं। जहाँ पे ये सारे का सारा ये हिस्सा कौन सा है, ये डार्क बैंड है। जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप किए होते हैं, डार्क बैंड का ये हिस्सा तो डार्क होता है, लेकिन जहाँ पे दरमियान में देखें एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप नहीं हुए, ये हिस्सा लाइट होता है। यानी डार्क बैंड के अंदर दरमियान में वाला हिस्सा लाइट होता है, जिसको हम कहते हैं एच जोन, ये एच जोन है। और डार्क बैंड के दरमियान में भी एक लाइन है जिसे हम कहते हैं एम लाइन। अब हमने देखना है कि मसल कंट्रैक्ट किस तरह से करता है, इसके बारे में एक मॉडल पेश किया गया, ये हाइपोथेसिस पेश किया। ये हाइपोथेसिस एच हक्सले और ए एफ हक्सले ने 1954 में पेश किया। अब हम देखते हैं इस हाइपोथेसिस के मुताबिक मसल कंट्रैक्ट किस तरह से करता है। अब यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम बनाई है। अब वो हाइपोथेसिस ये है, वो कह रहे हैं ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन के दौरान ये जो थिन फिलामेंट है ये थिक फिलामेंट पे स्लाइड करता है। ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन थिन फिलामेंट स्लाइड ऑन थिक फिलामेंट। तो उस स्लाइड के नतीजे में क्या होता है, इनकी ये जो पहले क्या है, इनकी किनारों से वो ओवरलैप है, लेकिन इनकी ओवरलैपिंग मजीद बढ़ना शुरू हो जाती है। वो ओवरलैपिंग क्यों मजीद बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो जेड लाइन है ना, जेड लाइन ये करीब आना शुरू हो जाती है। जेड लाइन ब्रॉड क्लोजर टू ईच अदर। जब जेड लाइन करीब आएंगे तो ये जो दरमियान वाला एच जोन है ये आस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये एक रिलैक्स्ड मसल है, जैसे ही कंट्रैक्शन शुरू होगी तो कंट्रैक्शन में क्या होगा, थिन फिलामेंट्स थिक के ऊपर स्लाइड करेंगे, जेड लाइन करीब आएंगी, ये देखिए जेड लाइन करीब आ रही हैं, और ये एच जोन पहले चौड़ा था और अब ऐसा ये क्या होना शुरू हो गया, कम, यानी जेड जो एच जोन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये पार्शली कंट्रैक्टेड मसल है, ये एक फुली कंट्रैक्टेड मसल है। तो यहां पे देखें एच जोन मुकम्मल तौर पर डिसअपीयर हो चुका है। तो अब देखें हम दोबारा से मैं आपको इनलिस्ट करवाता हूं कौन कौन सी तब्दीलियां आई। सब पहले नंबर पे एक्टिन ने स्लाइड किया मायोसिन के ऊपर, एक्टिन ने मायोसिन के ऊपर स्लाइड किया, पहली चीज। और उस स्लाइड के ये दोबारा नोट करते रहें, एक्टिन स्लाइड्स ऑन मायोसिन, पहली चीज। नंबर 2 जेड लाइन ब्रॉड क्लोजर, जेड लाइन देखें ये करीब आ रही है, ये करीब आ रही है, जेड लाइन करीब आएंगी। नंबर 3 दरमियान में जो एच जोन है ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। नंबर 4 जो थिन मायोफिलामेंट है यानी एक्टिन, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस इन लेंथ। थिन मायोफिलामेंट की एक्टिन की लेंथ रिड्यूस होगी। यहां पे एक और बड़ा अहम पॉइंट गौर से याद रखिएगा, ये एमसीक्यू भी आ सकता है एमडी कैट के वाले से, कि एक्टिन की लेंथ तो रिड्यूस होगी लेकिन जो मायोसिन यानी थिक फिलामेंट है उसकी लेंथ रिड्यूस नहीं होगी। तो कौन कौन सी तब्दीलियां, मैं बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आप इनको ये ज़हन में रह जाए आपके। थिन फिलामेंट्स क्या करेंगे, थिक के ऊपर स्लाइड करेंगे, ये जेड लाइन करीब आएंगी, एच जोन डिसअपीयर हो जाएगा, जो थिन फिलामेंट है ये रिड्यूस होगा, जबकि थिक फिलामेंट रिड्यूस नहीं होगा। ये तो था हाइपोथेसिस। अब हम देखें कि ये जो कंट्रैक्शन हो रही है, ये जेड लाइन करीब आ रही है, ये क्यों करीब आ रही है, थिन फिलामेंट थिक के ऊपर स्लाइड क्यों करता है, इसको हम देखने के लिए हमें थिक और थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। रेड कलर के अंदर थिक फिलामेंट है तो मैंने यहां पे भी ये थिक फिलामेंट रेड कलर में बनाया है। यहां पे ब्लू कलर के अंदर थिन फिलामेंट यानी एक्टिन प्रोटीन है तो यहां पे भी मैंने ये थिन फिलामेंट ब्लू कलर में बनाया है। पहले अब देखते हैं थिक फिलामेंट को। जो थिक फिलामेंट है ये मायोसिन प्रोटीन का बना होता है और हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मायोसिन की 2 टेल्स होती हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन टेल होती हैं और उनके आखिर में इस तरह से ये ग्लोब्यूलर हेड्स होते हैं। ये 2 हेड्स हैं, ये भी 2 हेड्स हैं। तो ये फर्ज करें ये इस तरह से मायोसिन का मॉलिक्यूल है ना,
तो प्रोटीन जो सी हैं वो तो इस तरह मौजूद होती हैं, इनके हेड्स बाहर होते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से मुख्तलिफ लोकेशन से इनके हेड्स बाहर को आए होते हैं। इनके हेड के ऊपर एक बाइंडिंग साइट होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, क्योंकि इस जगह से इसने एक्टिन के साथ जुड़ना होता है। अब हम आ जाते हैं थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट के अंदर मेन एक्टिन होती है, लेकिन इसमें 3 किस्म की प्रोटीन होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिन की। ये जो ब्लू कलर से आपको नजर आ रही हैं ये एक्टिन की चेन है। 2 चेन्स होती हैं एक्टिन की, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप तस्बीह पकड़ते हैं, तस्बीह के दाने होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे ये अमीनो एसिड्स जोन से हैं ये जुड़े होते हैं तो तस्बीह के दानों की तरह। अब वो जिस तरह तस्बीह के दाने को आप ट्विस्ट कर दें तो बिल्कुल उस तरह से ये जो 2 चेन्स हैं एक्टिन की ट्विस्ट हुई होती हैं, और इन एक्टिन के ऊपर एक बाइंडिंग साइट होती है। ये वो साइट है जहां पे ये मायोसिन के हेड ने अटैच होना होता है। अब गौर से समझिएगा, यहां पे मायोसिन के हेड ने अटैच होना होता है, लिहाजा हम इसको कहते हैं, ये जो एक्टिन के ऊपर है इसे हम कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट, यानी बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन। जबकि यहां पे किसने अटैच होना होता है इस जगह पे, एक्टिन ने, लिहाजा इसे हम कहेंगे बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन। ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब जब मसल रेस्ट कंडीशन में होता है, अब गौर से समझिएगा, जिस तरह ये है मसल जब रेस्ट कंडीशन में है, कंट्रैक्शन नहीं हो रही, उस वक्त ये जो एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट है इसको कवर किया होता है, इसको ढांपा होता है एक और प्रोटीन ने जिसे हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। जिस तरह एक्टिन ट्विस्टेड चेन की शक्ल में है, ट्रोपोमायोसिन भी चेन की शक्ल में है, और ये इसकी भी डबल चेन है और वो भी ट्विस्ट है, और वो एक और काम करती है, एक तो उसने बाइंडिंग साइट को कवर किया हुआ है और दूसरा ये एक्टिन को स्ट्रेंथ, यानी ये जो थिन फिलामेंट है इसको स्ट्रेंथन भी करती है, इसको मजबूती भी देती है। अब रिलैक्स कंडीशन में ये जो बाइंडिंग साइट है एक्टिन के ऊपर इसको कवर किया हुआ है ट्रोपोमायोसिन ने। यहाँ पे जो मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ ये रिलैक्स कंडीशन नहीं है, तो जब रिलैक्स कंडीशन होगी तो इसने कवर किया होगा। और ये तीसरी प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन 3 पॉलीपेप्टाइड का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें से एक पॉलीपेप्टाइड कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करता है, एक पॉलीपेप्टाइड दूसरा जो सा है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करता है, और तीसरा एक्टिन के साथ बाइंड करता है। एक कैल्शियम आयन के साथ, एक ट्रोपोमायोसिन के साथ और एक एक्टिन के साथ। अब हम देखते हैं मसल कंट्रैक्ट किस तरह से होगा। जब मसल ने कंट्रैक्ट होना होता है तो सबसे पहले ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन बाइंड करता है। ये कैल्शियम आयन देखें बाइंड कर गया, कैल्शियम आयन आके बाइंड कर गया। जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड करेगा, क्या ये ट्रोपोनिन क्या करेगी, ये ट्रोपोनिन यानी कैल्शियम आयन के स्टिमुलस की वजह से ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर देगी। ट्रोपोमायोसिन इस तरह से डिस्प्लेस होगी, यानी वो अपनी जगह से हट जाएगी। उसकी अपनी जगह से हटने की वजह से ट्रोपोमायोसिन ने जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट को कवर किया हुआ था वो बाइंडिंग साइट अनकवर हो जाएंगी, यानी वो एक्सपोज हो जाएंगी। जैसे ही ये बाइंडिंग साइट एक्सपोज होंगी, मायोसिन के हेड्स इनके साथ जाके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। मायोसिन के हेड इनके साथ अटैच हो जाएंगे। यहां पे देखें ये मायोसिन के हेड इनके साथ उन बाइंडिंग साइट के साड अटैच हो गए हैं। जैसे ही इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज, इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज। और ये जो हेड्स हैं, ये हेड्स क्या करेंगे, कंट्रैक्ट होंगे। फर्ज करें यहाँ पे ये हेड्स जो से ना यहाँ पे इस तरह से ये अटैच हुए हैं इसके साथ, ये कंट्रैक्ट होंगे और कंट्रैक्ट होके ये जो प्रोटीन है सॉरी थिन फिलामेंट्स इसको खींचेंगे मरकज की तरफ, यानी ये इसको यहाँ से इस तरफ खींचेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे देखें, फर्ज करें ये थिन फिलामेंट है और ये क्या है, मायोसिन का हेड है। जैसे ही इसके साथ अटैच हुआ, क्रॉस ब्रिज बना, ये कंट्रैक्ट करेगा और इसको ऐसे खींचेगा, ऐसे। तो देखें पहले इसकी शक्ल ऐसी थी और अब यहाँ पे देखें ऐसे से मैंने क्या कर दिया, ऐसे इसने क्या किया, इसको खींचे। पहले यहाँ पे ये थिन फिलामेंट इस पोजीशन पे था और अब देखें आगे आ गया है। अब यहाँ पे ये याद रखें, ये जो हेड है ये बाइंड भी कर जाता है, कंट्रैक्ट भी कर जाता है, लेकिन ये क्रॉस ब्रिज टूट नहीं सकता, ये बाइंडिंग साइड अलहदा नहीं हो सकती, ये हेड थिन फिलामेंट से अलहदा नहीं हो सकता। इसको अलहदा करने के लिए एटीपी की एनर्जी चाहिए। तो इसको अलहदा करने के लिए क्या होगा, एटीपी। और याद रखें जैसे ही ये
ये हेड, ये जो बाइंडिंग साइड्स आपस में अटैच होती है ना, एटीपी हाइड्रोलाइज होना शुरू हो जाता है, एटीपी बनना शुरू हो जाता है। एटीपी, अच्छा ये एटीपी कहाँ से आएगा? एटीपी फ्राहम करेगा सेल के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो एटीपी फ्राहम करेंगे। तो जैसे ही ये क्रॉस ब्रिज बनेगा एटीपी आना शुरू हो जाएगी। अब गौर से समझिएगा, एटीपी की जो एनर्जी है उससे दो काम होंगे। नंबर 1, ये जो क्रॉस ब्रिज बने हुए हैं इनको डिटैच किया जाएगा, इनको अलहदा कर दिया जाएगा, क्रॉस ब्रिज अलहदा हो जाएंगे। नंबर 2, वो जो एटीपी है, जारी बात है एटीपी टूटेगा किसके अंदर? ये टूटेगा एडीपी के अंदर, और साथ क्या होगा? इनऑर्गेनिक फास्फेट बनेगा। एक तो क्रॉस ब्रिज अलहदा हुए, दूसरा उस एटीपी की एनर्जी को स्टोर कर दिया जाएगा इन हेड्स के अंदर। देखें, जिस तरह हमने अभी कहा था ना कि जब ये बाइंडिंग साइड एक्सपोज होती हैं तो हेड अटैच हो जाते हैं। वो हेड जो अटैच हुए और जो कंट्रैक्शन की एनर्जी वो कहाँ से आई? वो एनर्जी वो पिछले साइकिल में एटीपी की ने इसके अंदर क्या कर दी थी? स्टोर कर दी थी। मसलन ये जो एटीपी आया, इसने एक तो हेड्स को अलहदा किया और दूसरा इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर दी। अब ये हेड क्या करेंगे? दोबारा, जब ये दोबारा ऐसे अलहदा होंगे और ये पिछली बाइंडिंग साइड को पकड़ेंगे और उसको ऐसे कंट्रैक्ट कर देंगे। ये बिल्कुल इसी तरह रैकेट की तरह काम करता है, एक रैकेट की तरह। जिस तरह चीज़ों को आगे करते जाना, ये जो हेड्स हैं ये यहाँ से अटैच होंगे, इसको ऐसे आगे कर देंगे, ठीक है। फिर दोबारा ये ऐसे अलहदा हुए, फिर ये सीधे हुए, फिर यहाँ से अटैच हुए, इसको आगे कर दिया, फिर से सीधे हुए, फिर यहाँ से अटैच हुआ, आगे कर दिया। इससे क्या होगा कि एक मसल कंट्रैक्शन के दौरान ये हेड्स बहुत दफ़ा क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे और बहुत दफ़ा क्रॉस ब्रिजेस टूटेंगे, और ये मसल क्या होगा? सेंटर की तरफ खींचता आएगा, और अल्टीमेटली आप देख रहे हैं ये पूरे का पूरा थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा और मसल कंट्रैक्टेड, फुली कंट्रैक्टेड कंडीशन के अंदर आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मसल कंट्रैक्शन उस वक्त शुरू होती है जब कैल्शियम आयन आके थिन फिलामेंट की ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। इसके बाद थिन और थिक फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और मसल कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन ये कैल्शियम आयन किधर से आता है, इसको हम समझते हैं। ये एक मसल सेल है, इसकी जो बैरूनी मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं सार्कोलिमा। सार्कोलिमा मुख्तलिफ पोजीशन से अंदर को दब के हॉलो खोखली ट्यूब्स बनाती है, जिसको हम कहते हैं टी ट्यूब, और उस टी ट्यूब ने ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं इनको घेरा होता है। अब देखें, ये मसल सेल का एक हिस्सा मैं दिखा रहा हूं। टी ट्यूब दरअसल क्या है? टी ट्यूब दरअसल जो सार्कोलिमा है वही अंदर को दबी होती है, और उसी ने अंदर को दब के ये एक खोखली ट्यूब बनाई होती है। अब कह लें ये टी ट्यूब है, ये फर्ज करें ये एक ट्यूब है जो अंदर से खोखली है, तो ये मसल सेल ही इस यहाँ से ये खोखला अंदर को दबा हुआ है, और इस टी ट्यूब ने ये मसल सेल अंदर को दबी और अंदर से इसने ये खोखला स्ट्रक्चर बनाया ट्यूब नुमा, और इस ट्यूब ने ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं इनको घेरा होता है। ये ट्यूब किस किस जगह पे अंदर को दबती है? ये आप कह लें जो जेड लाइन है उस जगह पे, या आई और ए का जो जंक्शन है उस जगह पे ये अंदर को दब के टी ट्यूब बनाती है। इसको हम कहते हैं टी ट्यूब, क्योंकि ये ट्रांसवर्स ट्यूब है। जिस तरह देखें मायोफाइब्रिल्स इस तरह से मौजूद है और टी ट्यूब उस मायोफाइब्रिल्स के ट्रांसवर्स यानी क्रॉस में मौजूद है। मायोफाइब्रिल इस तरह से और टी ट्यूब ऐसे क्रॉस बना रही है, तो ये ट्रांसवर्स ट्यूब कहलाती है। एक मसल सेल में हजारों टी ट्यूब्स होती हैं और उनको हम कहते हैं टी सिस्टम। ये टी सिस्टम, और याद रखें कि ये जो टी ट्यूब का ल्यूमन है, ल्यूमन कहते हैं किसी भी ट्यूब के अंदर जो खला होता है, जो खोखला हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं ल्यूमन। इसका ल्यूमन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ कॉन्टिन्यूस है, यानी ये सेल के बाहर देखें ना, ये सेल के बाहर यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इस टी ट्यूब के अंदर आ जा सकता है, क्योंकि ये ट्यूब अंदर से क्या है? खोखली है। उसके बाद हम देखते हैं जिस तरह आम सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी तरह मसल सेल के अंदर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे ये ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर से दिखाया है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सार्को ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है जो पूरे के पूरे मसल सेल के अंदर मौजूद होती हैं। ये कॉन्टिन्यूस सिस्टम होता है मसल सेल के अंदर, और ये सार्को ट्यूब्स का सिस्टम है। और इसने क्या किया होता है, जितने भी मायोफाइब्रिल्स हैं
यहाँ पे तो मैंने इतना सा हिस्सा दिखाया है, तमाम मायोफाइब्रिल्स के गिर्द इसका नेटवर्क मौजूद होता है। अब मसल के एंडोप्लाज्मिक आम सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मसल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों सेम हैं। इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर मसल के जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर इसके साथ अटैच्ड राइबोसोम नहीं होते। एक तो राइबोसोम नहीं होते, दूसरा जो आम सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से शुरू होकर सेल मेम्ब्रेन तक कॉन्टिन्यूसली मौजूद होता है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली मौजूद नहीं होता, बल्कि ये एक खास रिपीटिंग पैटर्न बनाता है, खास रिपीटिंग यूनिट्स बनाता है। मसलन यहाँ पे ये इसका एक रिपीटिंग यूनिट है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर टी ट्यूब, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आगे आगे। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आखिरी किनारा है इसे हम कहते हैं टर्मिनल पोर्शन। मसलन ये एक यूनिट है, एक इसका इधर वाला ये टर्मिनल पोर्शन है और एक इसका इधर वाला ये टर्मिनल आखिरी किनारा, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कहते हैं वो मेम्ब्रेन जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाती है। अब बिल्कुल इसी तरह देखें, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ये टर्मिनल पोर्शन है, एक दूसरी तरफ है जो नहीं बनाया हुआ, इधर वाले का एक ये टर्मिनल पोर्शन है, एक दूसरी तरफ है जो कि नहीं बना हुआ। अब ये जो टी ट्यूब है, टी ट्यूब और इसके साथ जो टर्मिनल पोर्शन है एडजेसेंट एनवेलप ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये टी ट्यूब और ये टर्मिनल पोर्शन, किसका टर्मिनल पोर्शन? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एडजेसेंट, इसके एडजेसेंट ये वाला है और एडजेसेंट ये वाला, एडजेसेंट कहते हैं साथ वाला। तो ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं ट्राइएड। ट्राइएड कहते हैं ऐसा स्ट्रक्चर जो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो ये तीन चीजें हैं, एक क्या है? अंदर टी ट्यूब है और टी ट्यूब के दाएं तरफ वाला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर्शन और इधर वाला, ये दोनों टर्मिनल पोर्शन, ये और ये तीन का स्ट्रक्चर ट्राइएड कहलाता है। अब मसल कंट्रैक्शन कब शुरू होती है? मसल कंट्रैक्शन उस वक्त शुरू होती है जब नर्व इंपल्स आती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसे कहते हैं? वो पोर्शन जहां पे नर्व इंपल्स का जो एक्सॉन है वो मसल सेल के साथ आके मिल रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और वो जो नर्व इंपल्स मसल की तरफ मैसेज लेके आ रही है उसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। अब देखें, एक मोटर न्यूरॉन और वो मोटर न्यूरॉन जितने मसल सेल तक मैसेज लेके आ रही है उनको हम कहते हैं मोटर यूनिट, उसको हम कहते हैं मोटर यूनिट। इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूं। फर्ज करें एक मसल के अंदर 1000 मसल सेल हैं। वैसे ये तादाद वेरी करती है मसल की साइज के लिहाज से, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि एक मसल के अंदर 1000 मसल सेल हैं और एक जो मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आ रही है वो 1000 में से 100 मसल सेल तक मैसेज पहुंचाती है। तो वो एक मोटर न्यूरॉन और वो 100 मसल सेल, इन दोनों चीज़ों को हम कोलेक्टिवली कहेंगे मोटर यूनिट। तो अगर 1000 मसल सेल है तो इसका मतलब है उसके अंदर 10 मोटर यूनिट होंगे और ये मोटर यूनिट कोलेक्टिवली काम करते हैं और इन तमाम मोटर यूनिट को हम मोटर पूल कहते हैं। मोटर पूल, MOTOR, मोटर पूल। अब जैसे ही मैसेज वो नर्व इंपल्स को हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, वो नर्व इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल जैसे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आएगा उसकी वजह से उसके साथ जितने भी मसल सेल हैं, जैसे मैंने बताया 100 मसल सेल हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? वो स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और वो मैसेज ये पहले यहाँ से आ रहा था, अब वो मैसेज उस मसल सेल की मेम्ब्रेन में आ जाएगा। उस मसल सेल की मेम्ब्रेन से आता आता अब वो किधर आ जाएगा? टी ट्यूब। अब वो मैसेज टी ट्यूब के जरिए ये टी ट्यूब में आ गया, टी ट्यूब से फिर वो मैसेज जाएगा ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो टर्मिनल पोर्शन है, इधर वाला टर्मिनल पोर्शन भी और इधर वाला टर्मिनल पोर्शन भी। और जैसे ही वो मैसेज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं कैल्शियम आयन, लेकिन आम हालत में वो कैल्शियम आयन के जो कैल्शियम गेट्स होते हैं वो बंद होते हैं। लेकिन जैसे ही ये मैसेज आया, ये जो ब्रेन से मैसेज आया नर्व इंपल्स की शक्ल में, इस मैसेज की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम गेट्स ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम गेट ओपन होंगे तो वो कैल्शियम किधर आ जाएगा? वो सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम रिलीज हो जाएगा। साइटोसोल कहते हैं मसल सेल का सॉल्युबल पार्ट।
तो जो सार्कोप्लाज्म है, मसल का जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे और वो कैल्शियम आयन जाके थिन फिलामेंट की जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है उसके साथ बाइंड करेंगे और और वो ट्रोपोनिन क्या करेगी, ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर देगी और ट्रोपोमायोसिन जैसे ही डिस्प्लेस होगी तो एक्टिन के ऊपर मौजूद बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी। उस बाइंडिंग साइट के साथ थिक फिलामेंट के मायोसिन हेड अटैच हो जाएंगे और मसल कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म, ये पाथवे दोबारा से ज़हन में रखें। सबसे पहले क्या होगा, ये नर्व इंपल्स आएगी। नर्व इंपल्स कहाँ पे, मोटर यूनिट से फिर वो कहाँ पे, सार्कोलिमा, यानी नर्व इंपल्स, मोटर यूनिट, सार्कोलिमा से टी ट्यूब से वो कहाँ पे आएगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां से कैल्शियम आयन रिलीज होगा, कैल्शियम आयन जाएगा ट्रोपोनिन के पास, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करेगी, ट्रोपोमायोसिन क्या करेगी, एक्टिन के बाइंडिंग साइट एक्सपोज कर देगी और ये जो थिक फिलामेंट है इसकी मायोसिन उस बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाएगी और मसल कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। अब हम देखते हैं एक मसल कितना कंट्रैक्ट करता है, यानी डिग्री ऑफ मसल कंट्रैक्शन। ये इस चीज पे डिपेंड करती है कि एक मसल के अंदर मौजूद कितने मसल फाइबर्स मसल कंट्रैक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो एक मसल में जितने ज़्यादा मसल फाइबर मसल कंट्रैक्शन में हिस्सा लेंगे उतनी ही मसल कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। एक पॉइंट याद रखिएगा कि एक पूरे मसल के अंदर जो मसल फाइबर को हम मसल सेल भी कहते हैं, ऐसा हो सकता है कि कुछ मसल फाइबर्स ज़्यादा कंट्रैक्शन में हिस्सा लें और कुछ मसल फाइबर्स कम कंट्रैक्शन में हिस्सा लें, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मसल फाइबर कंट्रैक्शन में हिस्सा ना लें। तो ये मसल फाइबर्स तो कम या ज़्यादा कंट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक मसल के अंदर जितने भी मायोफाइब्रिल्स हैं यानी फाइब्रिल्स हैं वो सारे के सारे मसल कंट्रैक्शन में हिस्सा लेंगे। यानी अगर ये मसल सेल या तो कंट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अगर ये मसल सेल कंट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर जो मायोफाइब्रिल्स हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है कि मायोफाइब्रिल्स कंट्रैक्शन में हिस्सा लें या ना लें। अगर मसल सेल कंट्रैक्ट करेगा तो सारे के सारे मायोफाइब्रिल्स कंट्रैक्ट करेंगे। मायोफाइब्रिल्स की जो कंट्रैक्शन है वो इस असूल पे है ऑल और नॉन रिस्पॉन्स, या तो सारे के सारे मायोफाइब्रिल्स रिस्पॉन्स करेंगे या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लास्ट लेक्चर में हमारा ये थोड़ा सा पोर्शन स्किप हो गया था कि जब मसल कंट्रैक्शन के दौरान ये मायोसिन के हेड्स एक्टिन की बाइंडिंग साइट के साथ अटैच तो हो जाते हैं और मसल को कंट्रैक्ट भी कर देते हैं, लेकिन इन क्रॉस ब्रिजेस को अलहदा होने के लिए एटीपी चाहिए। जैसे ही बंदा डेड हो जाता है, डेथ होने के बाद तो जाहिर बात है सेल में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती हैं, एटीपी की प्रोडक्शन भी स्टॉप हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में एटीपी का लेवल लो होता जाता है। तो मरने के बाद क्या होता है, जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मसल कंट्रैक्ट है वो कंट्रैक्ट ही रहता है, उसके हेड्स क्रॉस ब्रिजेस अटैच ही रहते हैं, क्योंकि अलहदा होने के लिए एटीपी चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारा ये बाजू है, ऊपर जो सा है बाइसिप मसल है जो कि इस वक्त रिलैक्स है, लेकिन ट्राइसिप मसल नीचे वाला तो कंट्रैक्टेड है। तो वो जो कंट्रैक्टेड है वो कंट्रैक्टेड रहता है, जिसकी वजह से बाजू ऐसे हरकत नहीं करता। हमारे जिस्म में अक्सर मसल्स एंटागोनिस्टिक होते हैं, इसी वजह से तकरीबन पूरी की पूरी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता स्टिफ हो जाती है, सख्त हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं रिगर मोर्टिस।